नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब। मैं तो आखिरी घर तक दिया जलाना चाहता हूं। जी हाँ, इसी सोच के साथ राजेश अग्रवाल जी हर एक घर की उस परेशानी, उस समस्या को दूर कर देना चाहते हैं जो उनके बस में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरे जोश और खरोश के साथ उत्तर प्रदेश को जीतने की तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं अगर बात करें बरेली ज़िले की, तो बरेली ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यही चाहती है कि उन 9 विधानसभा सीटों को फिर से जीत कर रिकॉर्ड कायम कर सके। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है और अपनी पूरी तैयारी के साथ बरेली ज़िले की सभी सीटों को जीतने का तैयारी में लगी हुई है। वहीं अगर बात करें बरेली ज़िले की 125 कैंट विधानसभा सीट की, तो इस सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहीं अगर बात करें दूसरी सीट यानी कि 124 शहर विधानसभा की, तो वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का ही एमएलए वहां पर मौजूद है दोनों जगह पर। अगर बात करें 125 कैंट विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर हमारे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, इनको लोग राजेश अग्रवाल जी के नाम से जानते हैं और ये लगातार पिछले 4 बार सभासद रहे हैं। लगातार लोगों ने इनको चुना है और अगर बात करें इनकी मिसेज की, तो वो भी इनके साथ साथ पार्षद रही है। 2 बार की पार्षद इनकी मिसेज भी रही हैं कैंट की, यानी कि उस क्षेत्र की जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। बात करें इनके समाज सेवा की, तो इन्होंने लोगों के लिए काम किया है, चाहे फिर वो किसी गरीब की बेटी की शादी करवाने के क्षेत्र में हो या फिर किसी गरीब का छत पड़वाने का काम हो। हर एक क्षेत्र में इन्होंने लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आज हम इनके साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी 2022 के चुनाव को लेकर की क्या तैयारियां हैं, क्या राजनीतिक मुद्दे हैं और लोगों से इनका जनसंपर्क किस तरीके से है, क्या इनके समीकरण हैं जीतने के। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो राजेश अग्रवाल जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। मैंने आपका कुछ मोटा मोटी इंट्रो देने की कोशिश की है और मैं चाहूँगा अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं पिछले 30 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ और 26 साल से नगर निगम की राजनीति में हूँ। बरेली विकास प्राधिकरण का सदस्य हूँ। व्यापार मंडलों से जुड़ा हूँ। व्यापार मंडल में मैंने विभिन्न पदों पे कार्य किया है और सामाजिक संस्थाओं से अनेक से जुड़ा हूँ। रोटरी, लायंस और चैम्बर जैसी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो मेरा जो पिछले 30 सालों का अनुभव और मेरी कार्यशैली में भी शहर के लोग जानते हैं, उसके आधार पे मैं आया हूँ चुनाव के लिए। अपेक्षा करता हूँ कि मैं भी चुनाव लड़ूँ। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने मुझे शहर विधानसभा से प्रत्याशी भी घोषित किया था, लेकिन गठबंधन के कारण वो सीट कांग्रेस को चली गई और मुझे अपना बेटा करना पड़ा। 1 सवा महीने तक मेरी वॉल पेंटिंग, बैनर और लोगों से जनसंपर्क हुआ था, जो कभी ख़राब नहीं जाता है, वो आज भी कायम है। तो इसी उम्मीद से फिर से मांग रहा हूँ। नगर निगम का इतना बड़ा तजुर्बा, लोगों की समस्याओं को सॉल्व कराने का, प्राधिकरण का, सामाजिक संस्थाओं में काम करने का, तो मैं समझता हूँ कि कुछ उसका फ़ायदा लाभ जनता को मिले। हर बार चुनाव तो बरेली में हो ही जाता है, जिस भी मुद्दे पे होता है। एक बार जनता ऐसे व्यक्ति को देख ले और पार्टी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो, और जनता भी अपने उस मिडिल क्लास भाई को चुन ले इस बात पे कि उसने पिछले 30 सालों में कितना काम, किस प्रकार, किस स्तर का किया है। जी, जैसा कि आपने सुना राजेश अग्रवाल जी का जो विज़न है, जिस तरीके की ये सोच रखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 दशक यानी कि 30 साल जो अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी के, वो इन्होंने लोगों के लिए खर्च किए हैं और उसी काम को देखते हुए आज उस काम को बड़े लेवल से करने के लिए ये विधानसभा में जाकर लोगों की समस्याओं को और प्रदेश के लोगों के लिए भलाई करना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि अगर आपने कैंट से आवेदन किया है तो आपके वो चुनावी समीकरण क्या है आपका? जी देखिए, मैंने एक तो शहर से आवेदन किया है, मुझे कैंट से भी लड़ने में कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बात, मेरा जीत का समीकरण मेरी पार्टी के जो वोटर हैं वो तो हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त वो वोटर हैं
जो काम को अहमियत देते हैं, वो चाहे वो किसी दल को वोट देती हों, वो मेरी जीत का आधार है। मैं कोई भी चुनाव लड़ता हूँ, मैं बीजेपी के घर से जब अगर 27 साल हो गए, मुझे 27वां साल प्रारंभ हो गया, 26 साल कंप्लीट हो गए हैं, सभासद बने, तो उसमें उस गढ़ में मैंने रामपुर बाग जैसी जनता को लगातार 3 चुनावों में 3 अलग अलग सिंबल पे वोटिंग करवाई है। कांग्रेस के पंजे पे, निर्दलीय तराजू पे और अब की साइकिल पे। तो वो जनता तो बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, और बीजेपी का वो गढ़ है। तो ऐसे मुझ में क्या खासियत थी जो उन्होंने मुझे 3 अलग अलग सिंबल पे वोट दिया। कहीं ना कहीं मैं उनकी बात सुनता होऊंगा, उनके काम करते होंगे हम, तभी उन्होंने मुझे पसंद किया है। एक चुनाव में व्यक्ति को पसंद कर लेगा, मेरे तो टोटल 6 चुनाव हो चुके हैं। तो मेरा जो काम है वो मैंने नगर निगम में वार्ड स्तर तक नहीं सीमित रखा, मैंने शहर की आवाज़ें उठाई, शहर के लोगों के कार्य कराए हैं। अभी आपके सामने ही फ़ोन आया था कि उसके जूते पकड़े गए हैं, छुड़वा दो, 40,000 का गरीब का माल है। तो वो मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन शरीफ खां हैं, और अग्रवाल साहब ने फ़ोन किया रामपुर बाग के। तो कहने का मतलब है, और वो बीजेपी के हैं। तो ये वोट देते समय बीजेपी और सपा होती है, लेकिन दैनिक दिनचर्या में जब आदमी पे मुसीबत आती है तो कोई किस दल नहीं देखता है, ये देखता है कहाँ ठिकाना मिलेगा। जब हम लोगों के काम 365 दिन और लगातार आते हैं, रात दिन नहीं देखते, हम ये नहीं कहते कि हम तुम्हारे नौकर हैं जैसे नेता लोग कह देते हैं, लेकिन हम उनके नौकर हैं, ईमानदारी से हैं, नो डाउट, और हम उनका काम करते हैं, करेंगे, और यही हमारी उम्मीद है। अगर हमने साफ़ सुथरी राजनीति की है और आगे भी जारी रखेंगे, अगर परिणाम सुखद हुए, टिकट मिले पहले तो, और फिर टिकट मिले तो हम जीतें, तो निश्चित बात है शहर का बहुत बड़ा माहौल बदल देंगे। लोगों को एहसास होगा कि यार ऐसा भी विधायक हो सकता है। जी, जैसा आप सुन रहे हैं कि बड़ा अच्छा विज़न है, और जिस तरीके से लोग इनके पास फ़ोन करते हैं आधी रात को भी, तो उसके काम के लिए तैयार रहते हैं। मेरे सामने की बात है कि अभी एक शख्स का फ़ोन आता है और वो इनसे कुछ मदद मांगता है, कुछ परेशानी में होता है, तो ये मेरी वजह से यहाँ रुके हुए थे, वरना ये जाते उसकी परेशानी को दूर करने। मेरा अगला सवाल ये है कि कैंट में जिस तरीके के हालात हैं, और कैंट का एक बड़ा तबका जो है ज़री दरदोज़ी के काम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कामगार जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए बड़ा परेशान हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसी जगहों पर काम करने जा रहे हैं, काम की हालात बहुत ख़राब हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करने चाहते हैं, क्या विज़न है आपका? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बरेली के स्तर से काम नहीं होगा, ये प्रदेश के स्तर से इसके लिए योजना बनाई जाएगी, उनको काम दिलाया जाएगा, और मार्केट काम दिलाने का मतलब उसके लिए बाज़ार ढूंढा जाएगा। क्यों हमारी ये कारचोबी जिसे बोलते हैं, जरी दरदोजी बोलते हैं, बंद हो गया। किसी समय बरेली का विदेशों तक में जाता था। हो सकता है कोई सरकार की नीति हो इसके पीछे, हो सकता है कोई गुणवत्ता में कमी हो गई हो, रोज़ बाज़ार बदलता है, वो लोग उसको कंप्लीट ना कर पाए हों, तो ये सब करा जाएगा उनके लिए। मैंने तो अभी कल ही रात पोस्ट डाली है, भारतीय परिधान जो ब्रांडेड हैं वो बांग्लादेश और श्रीलंका से बनने लगे हैं। अगर आप किसी भी ब्रांडेड शोरूम में जाएंगे तो देखेंगे तो मेड बाई बांग्लादेश, मेड बाई श्रीलंका। फिर मैंने उसको देखा, ये काफ़ी समय से सुनता था कि किसी भी देश में जाओ और वहाँ बांग्लादेश की शर्ट मिलती है, बांग्लादेश की पैंट मिलती है। तो मैंने स्टडी किया तो देखा वास्तव में वहाँ 80 पैसे तक में टी शर्ट और शर्ट बन जाती है, और भारतीय उद्योगपति सब वहीं बनवा रहे हैं, और सरकार मेक इन इंडिया कहती है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं। अगर हम 5% GST से कपड़े पे 12% का ख़रीद सकते हैं, हम 107 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीद सकते हैं, तो हम 80 पैसे की जगह भले ही 10 रुपये की शर्ट बनती हो, हम भारतीय मज़दूरों को क्यों मारें? हम वो बनवाएं, हमारी शर्ट 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये महंगी होगी। अब सरकार को तो 2000 की शर्ट पे 240 रुपये GST मिल जाएगा, लेकिन उस मज़दूर का क्या होगा? बेरोज़गारी फैलेगी। अगर वो रोज़गार करेगा तो सरकार को खर्च करके GST देगा। तो जो है किसी को दबाना नहीं चाहिए, उठाने की बात होनी चाहिए, तो उससे सरकार को भी बहुत आय होगी और देश प्रदेश भी हमारी तरक्की करेंगे। ये मेरा विजन है। हर पॉजिटिव काम करना चाहिए,
किसी वर्ग धर्म के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें जब सबकी तरक्की होगी तो भारत की तरक्की होगी। अगर हम किसी एक वर्ग को दबाएंगे तो भारत पीछे होगा। जी, एक बड़ा सवालिया निशान है मेक इन इंडिया, जिसकी मोदी सरकार बड़ा तारीफ़ें करती है और बड़े बड़े दावे करती है कि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। और आप जब शोरूम में जाएंगे तो आपको मेक इन बांग्लादेश की टी शर्ट मिलेंगी हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि इस वजह से बांग्लादेश में बनवाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लागत है वो कम आती है और भारत के मुकाबले। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि अगर आप 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर एमएलए बनते हैं तो आप अगर कैंट से जीतते हैं तो कैंट की जनता के लिए, या शहर से जीतते हैं तो शहर की जनता के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता मुझे स्कूल बनवाने हैं, खासकर ग्रेजुएट जो अंग्रेज़ों के समय का है। शहर विधानसभा में कोई नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एक पुराना है जो वो भी कैंट विधानसभा में है, शहर विधानसभा में कोई नहीं है। दूर तक विधानसभा है लेकिन इलाज कराने के लिए चाहे किसी भी अस्पताल में आए कैंट विधानसभा में आना पड़ता है। और कई फ्लाईओवर छोटे छोटे बनने हैं, जैसे शमशान भूमि बाकरगंज पे लोग एक एक घंटे खड़े रहते हैं, उसके कारण मेन रोड पे जाम आ जाता है। और मेरा जो सबसे बड़ा है, जो सरकारी बिल्डिंग है और उन पे बहुतायत में ज़मीनें हैं और वहाँ पे तंग रोडें हैं, वो विधानसभा में आवाज़ उठाकर उन सड़क, क्योंकि उन्होंने वो कोई अपने परिश्रम से नहीं खरीदी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने उन्हें खरीद के दी हैं। जनहित में उनकी दीवारें पीछे हों, उनकी जगह इस्तेमाल करनी हो तो करी जाए, उनका लैंड बैंक बनाया जाए और लोगों को सहूलियत जनता को पहुंचाई जाए। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं बरेली की, 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, ना प्राइवेट ना सरकारी, सिर्फ हम खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस हिसाब से हमें सरकारी जितने भी रेल पे है, आर्मी पे है, अगर वो जनहित में थोड़ी बहुत ज़मीन काम आती है तो प्राथमिकता से लेनी चाहिए। आज की तारीख में वन विभाग एनओसी नहीं देता है, 2-2 साल परेशान करता है। वन विभाग ने कोई अपने आप पैदा नहीं की हैं, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ही ज़मीनें दी हैं, लेकिन वो एनओसी तक नहीं देता है। रेल की पटरी के बीच में उसकी मात्र 100 गज ज़मीन होती है। रेल चाहे डेवलपमेंट करे या उत्तर प्रदेश सरकार करे, उस एनओसी के लिए पसीने आ जाते हैं। तो ऐसी सब जो व्यवस्थाएं हैं, इन्हें ख़त्म कराने के लिए, ये ऐसे ख़त्म नहीं होंगी। विधानसभा में इनके लिए चीखना पड़ेगा, विधानसभा में अपनी बात मनमानी पड़ेगी। और 5 साल अगर आप रहते हो, 5 साल उस पर डटे रहो। क्या काम हुआ, क्या काम हुआ? मैंने पिछली बार, हम नगर निगम में जीतते कैसे हैं? कार्यविरोध हर विभाग में दर्ज होते हैं, आप जो बोलते हो वो दर्ज होता है। हम नगर निगम में पूछते हैं ये काम कब करोगे, वो कहता है अगली मीटिंग से पहले हो जाएगा। नहीं होता है तो अगली मीटिंग। तो अधिकारी हमसे व्यक्तिगत रूप से कहता है भाई साहब माफ़ कर दो, हो नहीं पाया, आप बोर्ड बैठक में उठाना मत प्लीज़। तो हम कई बार लिहाज भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम लिहाज भी कर जाते हैं। ऐसे ही विधानसभा में जब हम नियम कायदे से बात रखेंगे और पिछली काम की प्रोग्रेस लेंगे कि भाई हमारे इस काम में क्या तरक्की हुई, क्यों नहीं हुई शहर में, तो निश्चित बात है कि आप जीतोगे। जीतने से मतलब आप शहर हित में काम करोगे, प्रदेश हित में काम करोगे। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, हमें उसके लिए समय देना पड़ेगा। अगर हम विधायक हो जाते हैं तो जो नगर निगम का हमारा ढर रहा है, खूब पढ़ना, खूब समझना, उसके बाद बोलना, वो वहाँ भी जारी रखेंगे और निश्चित शहर को लाभ होगा। जी, प्राथमिकता के तौर पर विधानसभा क्षेत्र में, अपने जीतने वाले विधानसभा क्षेत्र में एजुकेशन पर जोर देंगे, उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट पर जोर देंगे। जो जगह हमारे इलाकों में हमने खुद देखी है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि सड़क से निकलते हैं, इधर सरकारी बाउंड्री है लेकिन उसको चौड़ा नहीं किया जाता है और वो बाउंड्री वैसे की वैसी रहती है। एक तरफ अगर देखें तो प्राइवेट जो लोगों के घर मकान होते हैं उनको तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन सरकारी जो बाउंड्री है वो ज्यों की त्यों रहती है, जिसकी वजह से हमें और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया और उसका पेपर लीक हो गया। एक तरफ सरकार दावे करती है कि हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ पेपर आउट हो जाता है। एक ऐसा पेपर जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा आस थी, पेपर आउट हो जाता है। क्या वजह है, सिस्टम में कहाँ खराबी है, कौन भ्रष्टाचारी है, सरकार के दावे हैं, क्या 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 सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस समय जो ये आप प्रश्न कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और
जनता अपना माइंड सेट करे हुए है कि क्या पहले ऐसा नहीं होता था। इससे हमारा भला नहीं होने वाला। हर विभाग का एक मंत्री होता है। वो मंत्री क्यों बनाया जाता है? ताकि उस विभाग पे अंकुश लगाए। जनता ये समझती है कि सिस्टम खराब है, डीएम खराब है, बाबू खराब है। भाई इस बाबू को और इस डीएम को चलाता कौन है? चाहे वो कोई सरकार हो। अगर माइक्रो लेवल पे अंकुश लगाने में हम सफल नहीं होते हैं तो हम ऐसे ही पर्चे लीक कराएंगे, ऐसे ही सब कुछ होगा। तो मेरा तो निवेदन इतना सा है कि कोई भी सरकार जब तक उसके आखिरी स्टेज तक मॉनिटरिंग नहीं करेगी, उस मंत्री से पूछेगी नहीं, वो मंत्री अपने अधीनस्थों से पूछेगा नहीं, तब तक व्यवस्थाएं सुधरेंगी नहीं। हम सिर्फ चुनावों में आए, जो हमने थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, प्रचार के लिए करा है, उसके आधार पे, मानसिकता के आधार पे चुनाव जीत लें तो ये प्रदेश तो और देश तो सुधरने वाला है ही नहीं। हमें बहुत नीचे स्तर तक सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आप सारा काम जिला अधिकारी को और मंडल आयुक्त को दे देती हो। आप उसका नोडल अधिकारी एक स्पेशल बनाओ और उससे रोज़ रिपोर्ट लो। नोडल अधिकारी नीचे वालों से ले, और नोडल अधिकारी भी हो सकता है 6 महीने बाद फ्रेंडशिप मूड में आ जाए। तो इन सबको रोकने के लिए बहुत बड़ा विजन चाहिए, बहुत बड़ी कार्यशैली चाहिए। उस पे आपको खुद पे नियंत्रण हो, ईमानदारी हो। ऐसा ना हो प्रदेश में तो विकास का कार्य हो रहा है, पार्टी फंड में पैसा आना हो किसी के लिए भी, या नेताजी पे आना है तो फिर वो चाहे उसमें नोडल अधिकारी बनाओ, चाहे कोई बनाओ, ढाक के 3 पात रहना है। तो इसलिए विजन हो, ईमानदारी हो, तभी हम अपने प्रदेश का, शहर का भला कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक प्रश्न मेरा आखिरी है। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर दूसरा पेपर लीक हो जाता है, तो क्या 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ऐसी परेशानियों को हल किया जाएगा? देखिए, इतनी गलतियों से सीख के अगर हल ना किया जाए तो मैं समझता हूँ फिर बड़ी गलत बात है। निश्चित कमियों को हल करना चाहिए और मैं समझता हूँ अखिलेश जी इस ओर ध्यान देंगे। निश्चित बात है, अखिलेश जी पे भी विजन है। अब आप ये देखो, जब उनके 2 विधायक नहीं थे बरेली और कैंट के, तो और कितने कम विधायक टोटल आप देख ही रहे थे, तो उन्होंने क्या नहीं करा। बदायूं रोड, नैनीताल रोड, फ्लाईओवर 3-4 और 100 फीटा रोड, ना जाने कितने काम कराए। और लखनऊ में और मेट्रो चलवा दी कम समय में, और जाने क्या क्या काम कराए। तो अखिलेश जी जो भी कमियां देखेंगे इस सरकार की, उस पे दूर करेंगे। और निश्चित बात है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए काम करेंगे और इस तरह के घपलों के रोकने के लिए काम करेंगे। जी, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों और बरेली तथा उत्तर प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आप किसी भी दल के हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाजपा के हो सकते हो, सपा, बसपा, कांग्रेस, लेकिन अगर कभी आपके सामने कोई उम्मीदवार है किसी भी दल का, अगर उसमें विरोधी विचारधारा का व्यक्ति आपको सही लगता है तो दल से ऊपर उठ के आप वोटिंग करें। क्योंकि होता ये है कि जब दल को वोट करते हैं तो वो नेता काम नहीं करता है। वो कहता है तुमने हमें वोट नहीं दिया है, दल को दिया है। तो दल से ऊपर उठ के आप अपनी ताकत को पहचानें। इवन निर्दलीय भी हो, अगर अच्छा है तो आप उसको वोट देकर जिताएं। विधानसभा भेजें, लोकसभा भेजें, नगर निगम भेजें, नगर पालिकाएँ भेजें, तो निश्चित बात है आपके लिए, आपके दरवाजे पे वो व्यक्ति खड़ा होगा, आपके शहर के लिए बात करेगा। धन्यवाद जी, बहुत सारी शुभकामनाएं राजेश अग्रवाल जी के लिए मेरी तरफ से हैं। ये विधानसभा में पहुँचे हैं, इनको टिकट मिले और ये जीत कर विधानसभा में पहुंचकर बरेली के लोगों के लिए काम करें, जिससे बरेली के लोगों का विकास संभव हो सके। एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और लोगों में अच्छी पहचान रखते हैं, एक समाज सेवी हैं और काफ़ी समाज सेवा इन्होंने बरेली के लिए की है, सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।